देखिए, आव्यूह का सहखंडन निकालना हम लोग सीख चुके हैं पिछले वीडियो में। आज हम लोग आव्यूह के सहखंडन से संबंधित एक थ्योरम है, पहले वो सीखेंगे। उसके बाद इसमें सीखेंगे व्युत्क्रमणीय आव्यूह, अव्युत्क्रमणीय आव्यूह और आव्यूह का व्युत्क्रम निकालना भी इसमें सीखेंगे। ठीक है, तो पहले देखिए यहाँ जो है, पहले हम लोग ये जो क्या कर रहे हैं पढ़ने कि ए कोई n कोटि का आव्यूह है तो a इंटू एडजॉइंट ए बराबर एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल टू सारणिक ए इंटू आई होता है, जहाँ आई क्या होता है n कोटि का दशमलव का आव्यूह में, तो जितना कोटि का जो ये ए रहेगा ना उतना ही कोटि का। देखिए ये इस बात को हम प्रूफ बहुत आसानी से कर सकते हैं। प्रूफ n बराबर 3 मतलब 3 कोटि के आव्यूह के लिए प्रूफ कर दे रहे हैं। देखिए यहाँ ए बराबर ये आव्यूह ले लिए, इसका एडजॉइंट जानते हैं, क्लियर है। इसका कोफैक्टर निकाल के इसे लिखते हैं, इसका कोफैक्टर निकाल के इसे लिखते हैं, तो एडजॉइंट ये आ गया। अब हम a इंटू एडजॉइंट ए जब लेंगे तो a हो गया ये हो गया एडजॉइंट ए, गुना करेंगे, क्लियर है। आप पीछे सीखे हैं A11 अगर कोई भी अगर हम रो लेते हैं तो उसमें यहाँ से कॉलम में गुना करते हैं, यही होता है आव्यूह का गुना। यहाँ ध्यान रखना है कि A11 के साथ उसी का कोफैक्टर, फिर A12 के साथ उसी का कोफैक्टर, फिर A13 के साथ उसी का कोफैक्टर अगर गुना होता है तो ये आता है सारणिक। ठीक है, अगर दूसरा कोफैक्टर मतलब इसको हम इसमें गुना करेंगे तो सेम इस तरह क्या आएगा, फिर इसको इसमें गुना करें तो सेम आएगा, फिर इसको इसमें गुना करें सेम आएगा। अगर ये सेम नहीं रहा तो इसका मान रहता है 0। ठीक है, सेम से मिलेगा ये जो अब रहेगा सेम टू सेम उसी का कोफैक्टर, तो ये सारणिक ए निकलता है। अगर सेम नहीं रहा तो उसका मान रहता है 0। तो वैसे देखिए यहाँ से इसमें गुना होगा तो सारणिक क्या आ जाएगा। अब इससे इसमें गुना होगा सेम तो नहीं ना मिलेगा, A11 का गुना A21 से हो रहा है, A12 का गुना A22 से हो रहा है, सेम नहीं मिल रहा है, इसलिए इसका मान 0। उसी तरह से इसका भी मान 0। तो फिर क्या आएगा, इसका जब इसमें होगा तब वो आएगा सारणिक, फिर इसका इसमें होगा तो सारणिक आएगा। तो इस तरह से आ गया। और सब में सारणिक के जब कॉमन लेंगे, सारणिक ए इंटू आई ये हो गया, इसको कहते हैं तत्समक आव्यूह। तो क्या कहेंगे, सारणिक ए इंटू आई, यही ना था RHS में, ये हो गया। अब देखिए अब इसी में से मिडिल टर्म अगर लेते हैं, इसी प्रकार आप सिद्ध कर सकते हैं। इसी प्रकार देखिए अगर मान चलो एडजॉइंट ए इंटू ए लेते हैं तो उसमें भी ये वाला इधर रहेगा और ये वाला इधर, तो उसमें भी आपका सारणिक ए इंटू आई आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए इसमें है, अब सीखना है हमें अव्युत्क्रमणीय आव्यूह क्या होता है। अव्युत्क्रमणीय आव्यूह क्या कहता है कि देखिए वर्ग आव्यूह, यह ध्यान रखना है, जो वर्ग आव्यूह होगा वही व्युत्क्रमणीय होगा चाहे अव्युत्क्रमणीय होगा, क्योंकि यहाँ जो है हम लोग वर्ग आव्यूह के बारे में चर्चा कर रहे हैं। आइए, सारणिक जो होता है, सारणिक का मान वर्ग आव्यूह जो होता है वही सारणिक बनता है और उसी का मान भी निकलता है। तो देखिए यहाँ क्या कहेंगे कि एक वर्ग आव्यूह क्या कहलाएगा, सारणिक एक वर्ग आव्यूह। ठीक है, एक क्या कहेंगे, एक वर्ग आव्यूह अव्युत्क्रमणीय कहलाता है। ठीक है, वर्ग मान ले ए है, वर्ग आव्यूह ए अव्युत्क्रमणीय कहलाता है। अव्युत्क्रमणीय कहलाता है, कब कहलाता है, कहलाता है यदि सारणिक ए बराबर हो जाए 0। मतलब कोई भी आव्यूह जो है उसका डिटरमिनेंट निकाले हैं, अगर 0 आ गया है तो समझिए कि वो क्या है, अव्युत्क्रमणीय है। ठीक है, यहाँ लिखा ना एक वर्ग आव्यूह ए अव्युत्क्रमणीय कहलाता है यदि सारणिक ए का मान क्या हो जाए, 0 हो जाए। आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, ए बराबर यहाँ लेते हैं एग्जाम्पल 1 2 4 8। ठीक है, इसका निकालिए सारणिक ए, सारणिक का मतलब 1 2 4 8, क्लियर है। 1 गुने 8 8 हो जाएगा, 4 गुने 2 ये 8 हो जाएगा, कितना आ गया, 0 आ गया। जब ये 0 आ गया इसका मतलब क्या है, ये अव्युत्क्रमणीय है। क्या कहेंगे, ये जो है अव्युत्क्रमणीय है, मतलब इसका व्युत्क्रम आप नहीं निकाल सकते। ठीक है, ये हो गया अव्युत्क्रमणीय। इसी प्रकार व्युत्क्रमणीय आएगा, एकदम बहुत आसान है ये भी। ठीक उल्टा इसी का व्युत्क्रमणीय, व्युत्क्रमणीय क्या कहलाएगा, देखिए अब यहाँ इसी से आप कह सकते हैं। यहाँ जो होगा तो एक वर्ग आव्यूह, ये क्या कहेंगे कि वर्ग आव्यूह ए व्युत्क्रमणीय कहलाएगा। वहाँ तो अव्युत्क्रमणीय था, यह व्युत्क्रमणीय कब कहलाएगा, व्युत्क्रमणीय कहलाता है, क्लियर है। उसी का उल्टा यदि सारणिक ए नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, सारणिक का मान 0 न होगा तब जाके उसे क्या कहेंगे, व्युत्क्रमणीय कहेंगे। एग्जाम्पल में आप देखिए, यहाँ ए बराबर कोई आव्यूह लेते हैं, जैसे यहाँ लेते हैं मान लीजिए 1, यहाँ ले लिए, यहाँ लिए 3 5 और यहाँ ले लिए 2। ठीक है, अब इसका सारणिक निकालिए, सारणिक निकालेंगे
क्या आएगा 1 3 5 2, क्या आएगा 1 गुने 2 तो 2 हो जाएगा, हम 5 के 15 कितना गया -13, ये 0 के बराबर आया नहीं आया, तो इसका मतलब क्या है, ये जो है वह व्युत्क्रमणीय है, ये व्युत्क्रमणीय अव्युत्क्रमणीय जो है व्युत्क्रमणीय है। ये बहुत ही आसान है, ठीक है। यहाँ गलती से लिखा गया है यह अव्युत्क्रमणीय नहीं है, नहीं यह अव्युत्क्रमणीय है, ठीक है। यहाँ व्युत्क्रमणीय नहीं है मतलब कह सकते हैं इसको, यहाँ ध्यान देना है। एक वर्ग ये जो है अव्युत्क्रमणीय कहलाता है यदि सारणी के बराबर हो जाए 0, तो यहाँ a का मान निकाले 0 आ गया, तो ये कहलाएगा अव्युत्क्रमणीय, ठीक है। इसको व्युत्क्रमणीय नहीं है भी कह सकते हैं। और यहाँ देखिए व्युत्क्रमणीय अवयव क्या कर रहा है, एक वर्ग अवयव ए व्युत्क्रमणीय कहलाएगा यदि सारणी a बराबर 0 नहीं है। यहाँ a का देखिए सारणी के लिए है a, यहाँ जो है a एक अवयव लिए है, इसका सारणी निकाले तो आ गया -13, इसका तो 0 नहीं आया, तो ये क्या होगा व्युत्क्रमणीय है। ध्यान रखना है, सारणिक मतलब कोई भी अवयव का सारणिक निकालेंगे, अगर 0 आ गया तो होगा अव्युत्क्रमणीय, 0 नहीं आया तो हो गया व्युत्क्रमणीय। अब देखिए हम लोग ये व्युत्क्रमणीय अव्युत्क्रमणीय जान गए, एक बार बोल देते हैं अव्युत्क्रमणीय। अगर सारणिक a का मान 0 आ गया तो उसको कहेंगे अव्युत्क्रमणीय, अगर सारणिक a का मान 0 नहीं आया तो उस को कहेंगे व्युत्क्रमणीय अवयव, ठीक है। अब देखिए व्युत्क्रमणीय फिर प्रमेय है 4 को, एक तक हम लोग पहले सीख चुके हैं, एडजॉइंट पर था, यहाँ इसमें 3 गो है। तो ये क्या करा कि a तथा b दोनों एक ही कोटि के व्युत्क्रमणीय अवयव हो तो a b तथा b मान लेते हैं, जैसे कि a की कोटि है n, ठीक है, और b की कोटि भी है n, ठीक है। b की कोटि a की कोटि n, b की कोटि n, ठीक है। अब ये दोनों अगर एक ही कोटि का है, कहा ना कि एक ही कोटि के व्युत्क्रमणीय अवयव है और a भी व्युत्क्रमणीय और b भी व्युत्क्रमणीय, मतलब ये कहने का तो सारणिक a बराबर भी 0 नहीं है और सारणिक b बराबर भी 0 नहीं है, तो ऐसे में ab की कोटि भी n होगा। क्या होगा, ab की कोटि भी n होगा और सारणिक ab नॉट इक्वल टू 0 होगा। क्या कहें, a की कोटि n, b की कोटि n और सारणिक a नॉट इक्वल टू 0, सारणिक b नॉट इक्वल टू 0, तो ab के कोटि भी n होगा और सारणिक ab का मान भी 0 नहीं होगा। वही कह रहा है, मतलब कि अगर a और b व्युत्क्रमणीय है, ठीक है, तो ab भी व्युत्क्रमणीय होगा, ठीक, और b भी व्युत्क्रमणीय होगा। फिर अवयव के गुणनफल का सारणी, देखिए गुणनफल का सारणी मतलब एक अवयव a लिए और एक अवयव b लिए, ठीक है। अब दोनों के आप गुना कर लेते हैं तो a भी आ गया, दोनों के गुना कर लिए तो इसका सारणिक निकालेंगे ना, इसका सारणिक, तो दोनों के जो अलग अलग सारणिक निकालते हैं, मतलब पहले आप ये दोनों के गुना करके सारणिक निकालेंगे तो ये हो जाएगा ए बी का सारणिक, और दोनों के सारणिक निकाल के गुना करेंगे तो यहाँ दोनों के मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, ठीक है। कहने का मतलब ये आप अवयव को गुना करके उसका सारणिक निकालिए, चाहे सारणिक निकाल के उसका गुना कीजिए, दोनों सेम होगा। वही का सारणिक ए बी इक्वल टू सारणिक ए इंटू सारणिक बी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। पर में 4 करा एक वर्ग अवयव ए के व्युत्क्रम का अस्तित्व होगा, ए के व्युत्क्रम कब निकलेगा, व्युत्क्रम का अस्तित्व होगा यदि और केवल यदि ए व्युत्क्रमणीय है, वह व्युत्क्रमणीय है तो उसके व्युत्क्रम का अस्तित्व होगा, व्युत्क्रमणीय नहीं है तो व्युत्क्रम का अस्तित्व नहीं होगा, ठीक है। ये दोनों की प्रूफ की आवश्यकता नहीं है, इसका हम लोग जो है प्रूफ करेंगे, क्योंकि इसी से हमें ए के व्युत्क्रम का फार्मूला मिलेगा। कैसे होता है कि व्युत्क्रम जानते हैं, ये यही फार्मूला हम लोग को प्राप्त होगा इसी से, इसलिए हम इसका प्रूफ करते हैं, ठीक है। पर में 4 को प्रूफ करेंगे दो स्थिति में, एक वहाँ के देखिए ए के व्युत्क्रम का अस्तित्व है तो ए यदि और केवल यदि ये व्युत्क्रमणीय है, मतलब व्युत्क्रम का अस्तित्व है तो ए व्युत्क्रमणीय है, ए व्युत्क्रमणीय है तो ए के व्युत्क्रम का अस्तित्व है। दो बार दोनों तरह से सिद्ध करेंगे। इसमें देखिए 4 नंबर थ्योरम का है कि एक वर्ग अवयव के व्युत्क्रम का अस्तित्व है यदि और केवल यदि व्युत्क्रमणीय है, तो इसको देखिए प्रूफ करते हैं। इसका प्रमाण हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, मान लेते हैं यहाँ की, मान लीजिए माना कि n कोटि का व्युत्क्रमणीय अवयव, n कोटि का व्युत्क्रमणीय अवयव a है, ठीक है। मान लीजिए कि n कोटि का एक व्युत्क्रमणीय अवयव क्या है, a है ना। मान लीजिए कि माना कि n कोटि का एक व्युत्क्रमणीय अवयव क्या है, a है, ये मान लीजिए। अब इसी कोटि का एक हम तत्समक अवयव लेते हैं और
n कोटि का तत्समक अवयव क्या है, i है, तत्समक अवयव i है, ये मान लिए। तब देखिए, तो अगर तत्समक अवयव i है तो ये मान लेते हैं, तब n कोटि के एक वर्ग अवयव b का अस्तित्व इस प्रकार होगा, कोई हम ये मान लेते हैं, तब n कोटि का, तब n कोटि का एक अवयव b का अस्तित्व इस प्रकार होगा, b का अस्तित्व इस प्रकार हो, ताकि ये मान ली है, जैसे देखिए यहाँ पर मान लिया कि एक कोई व्युत्क्रमणीय अवयव है n कोटि का, n कोटि का ही तो समक अवयव i है। अब हम एक अवयव अन अवयव b मान देते हैं, कि ऐसा मानते हैं b ताकि क्या हो, ताकि क्या हो जाए, ऐसा एक अवयव b होगा ताकि ab बराबर ba बराबर i हो जाए, ठीक है, ऐसा हो गया। अब मान लीजिए ये हो जाए, मतलब एक ये हम ये मान लिए n कोटि का, i मान लिए n कोटि का, और यहाँ एक अन अवयव b हम इस प्रकार से कह रहे हैं कि ऐसा कोई b का अस्तित्व होगा कि ab बराबर ba बराबर i हो। अब देखिए इसी बात से हम प्रूव करेंगे, मान लीजिए ab बराबर ba बराबर i, तो ये मान लिए। अब इसमें हम ab का सारणिक लेकर चलते हैं, ठीक है, ये भी लिखेंगे इसी बात को, अगर ये तीनों है तो इसलिए आप ये भी तक कह सकते हैं ना कि ab बराबर i, a बराबर i कहें तो ab का सारणिक बराबर में i का सारणिक, दोनों तरफ से सारणिक। अब पीछे हम थ्योरम सीखे हैं कि अगर ab का सारणिक है तो वो सारणिक a के सारणिक और b के सारणिक के बराबर होगा, यानी a के डिटरमिनेंट और b के डिटरमिनेंट के बराबर होगा। आज जानते हैं कि कोई भी तत्समक अवयव है तो उसका सारणिक निकालेंगे तो 1 आएगा। क्या आ गया यहाँ, सारणिक a और सारणिक b बराबर आ गया 1, तो इसका मतलब सारणिक a और सारणिक b का गुणनफल जब 1 है तो इसमें जो है क्लियर है कि सारणिक a का मान 0 नहीं है। अगर ये 0 होता तो ये मान क्या हो जाता, 0 हो जाता। तो सारणिक a का मान 0 जब नहीं आ गया तो इसलिए क्या हो गया, यही ना कहेंगे कि a व्युत्क्रमणीय है, a व्युत्क्रमणीय है, ठीक है, आ गया ना आपका, a व्युत्क्रमणीय है, ध्यान रखना क्रमणीय है, ये हो गया। तो इस तरह से आपका ये भाग प्रूफ होगा ना कि एक वर्ग अवयव a के व्युत्क्रम का अस्तित्व है यदि और केवल यदि a व्युत्क्रमणीय है। तो देखिए व्युत्क्रम का अस्तित्व अगर हम b मान लिए, व्युत्क्रम का अस्तित्व b मान के चलते यही ना मिला हमें कि a व्युत्क्रमणीय है, यानी ये जो अस्तित्व कब है, जब a व्युत्क्रमणीय है तब। अब इसी को हम उल्टा तरीका से प्रूफ करेंगे, देखिए उस समय अब देखिए विलोमता उसी को प्रूफ करेंगे। यहाँ मान लिए, क्या मान लिए कि माना कि a व्युत्क्रमणीय अवयव है। अब यहाँ a को हम व्युत्क्रमणीय अवयव मान के चले तो हमें पता आएगा, अब क्या आएगा कि a के व्युत्क्रम का अस्तित्व है। देखिए जब व्युत्क्रमणीय है तो व्युत्क्रमणीय है तो इसका मतलब सारणिक a का मान 0 नहीं है, यही ना हम लोग जानते हैं, सारणिक a का मान 0 नहीं है। तो हम लोग फॉर्मूला सीखे हैं वही एडजॉइंट पर, क्या सीखे हैं, a इंटू क्या सीखेंगे, a इंटू एडजॉइंट a इक्वल टू एडजॉइंट a इंटू a इक्वल टू क्या सीखे हैं, यहाँ सीखे हैं सारणिक a इंटू i, ठीक है, यहाँ ध्यान देना है थोड़ा सा। देखिए ये सीखे हैं ना, a इंटू एडजॉइंट a इक्वल टू एडजॉइंट a इंटू a बराबर में सारणिक a इंटू i। अब इसमें क्या करते हैं, हम सभी में सारणिक a से भाग देते हैं तो क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ जो हो जाएगा a इंटू, इसमें ऐसे लिखते हैं 1 बटा सारणिक a एडजॉइंट a, यहाँ भी आ जाएगा 1 बटा सारणिक a एडजॉइंट a इंटू a, यहाँ से तक खत्म हो जाएगा, सिर्फ i बच गया, ये हो गया। अब देखिए यहाँ आप जो पीछे सीखे थे कि AB बराबर BA बराबर I, व्युत्क्रम का अस्तित्व है तो यही ना होता है, यानी कि ऐसा देखिए व्युत्क्रम का अस्तित्व है तो AB बराबर BA बराबर I हुआ, तो जब यहाँ AB बराबर BA बराबर I है तो व्युत्क्रम का अस्तित्व है वही बात। तो आप देखिए यहाँ भी वही रूप आ गया, आप ये क्लियर देखिए, यहाँ इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ना A, इसको B मान लीजिए तो इसको B लिख सकते हैं, इसको यहाँ भी देखिए B के यहाँ पर BA I इंटू I, जहाँ क्या हुआ, जहाँ B जो हो गया यही ना आ गया सारणिक A इंटू एडजॉइंट A। देखिए यहाँ भी उस तरह आ गया, व्युत्क्रम का अस्तित्व हुआ था तो इस तरह से लिखे थे, यहाँ व्युत्क्रमी अभी मान के चले थे A बराबर BA इक्वल टू I आ गया। इससे स्पष्ट हुआ कि B का व्युत्क्रम का अस्तित्व है तभी ना I आया, अतः क्या कहेंगे, अतः A के व्युत्क्रम का अस्तित्व है, लिखेंगे ना, अतः A के व्युत्क्रम का अस्तित्व है, व्युत्क्रम का अस्तित्व है, ठीक है।
अस्तित्व है जहाँ क्या आ गया, ए का व्युत्क्रम क्या कहलाएगा, ए का व्युत्क्रम को हम लोग लिखते हैं ए का इनवर्स, ध्यान रखना है। ए के व्युत्क्रम को क्या लिखेंगे, ए का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम को लिखते हैं ऐसे ए के पावर -1, व्युत्क्रम हो जाएगा क्या आ जाएगा, ए के व्युत्क्रम बी क्या आ जाएगा, ए के व्युत्क्रम यहाँ जो आया दूसरा जवाब यू रहेगा ना, ए बी गुने आई आ गया, ए बी बराबर में आई आ गया, तो ए का व्युत्क्रम बी हो गया। तो इसी तो हम लोग क्या कि बी का मान क्या है, सारणिक ए इंटू एडजॉइंट ए, देखा ना, ए बी बराबर बी बराबर आई आ गया, तो बी क्या है, ए का व्युत्क्रम, पीछे माने भी थे, यहाँ गया इसमें जब आई आ गया तो ए के व्युत्क्रम का अस्तित्व है जहाँ ए का व्युत्क्रम क्या आ जाएगा, ये 1 सारणिक इंटू एडजॉइंट ए, मतलब ए के व्युत्क्रम का संकेत होता है ये सारणी के, और यहाँ इसको माने हैं हम व्युत्क्रम बी को, तो बी आ गया, अब बी के यहाँ पर ही आ गया, फॉर्मूला आपका ये हो गया। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, इनवर्स निकालना हो तो पहले सारणिक निकालेंगे और उसके बाद सारणिक निकालेंगे, तब देखेंगे कि वहाँ व्युत्क्रमणीय है कि नहीं। अगर सारणिक अगर ए 0 नहीं आया तो व्युत्क्रमणीय है, तो आप उसका हम क्या करेंगे, एडजॉइंट निकालेंगे, और तब हम इस फॉर्मूला में रख देंगे तो हमें इनवर्स निकल जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ ए का व्यू लेते हैं, इस व्यू का हम व्युत्क्रम निकाल के आप लोगों को सिखाते हैं। देखिए पहले व्युत्क्रम, ये व्युत्क्रम निकालेंगे तो पहले देखेंगे ना कि ये व्युत्क्रमणीय है कि नहीं, तो उसके लिए सारणी के निकालते हैं। सारणी के निकालने के लिए ऐसे लिखेंगे 1 2 3 है, यहाँ 1 3 3, यहाँ 1 3 4। कैसे निकालेंगे, सारणी के निकालने के लिए क्या करते हैं, देखिए हम कोई अगर रो चाहे कॉलम लेके हल करते हैं, मान लीजिए इसी को लेके हल किए, तो ये 1 है तो ये बंद, तो डायरेक्ट लिखते हैं, देखो 3 चौका 12 माइनस में 9। ठीक है, अब माइनस में हम ये वाला लिखते हैं, माइनस में 2, देखिए ये रो और कॉलम बंद, तो 1 गुने 4 हो जाएगा, माइनस में 3 हो जाएगा, फिर यहाँ वाला प्लस में 3 हो जाएगा, तो ये बंद, तो 3 माइनस में 3, ये कितना हो गया, 12 में से 9 हो गया 3, माइनस में 2 और गुना में 1 प्लस में 3 गुने 0, तो क्या हो गया 3 माइनस में 2 प्लस 0 कितना आ गया, 1 आ गया। अब बताइए यहाँ 0 के बराबर है नहीं है, तो इसलिए क्या है, ये जो है इसलिए ए व्युत्क्रमणीय है। ठीक है, ये व्युत्क्रमणीय है। अब आपको क्या करना है, जब ये व्युत्क्रमणीय आ गया तो अब हम लोग इसका एडजॉइंट पहले निकालेंगे, एडजॉइंट निकाल लेंगे तो सारणिक का व्युत्क्रम निकल जाएगा। ठीक है, तो पहले हम इसका एडजॉइंट आप लोग को निकालते हैं, देखिए एडजॉइंट कैसे निकलता है। देखिए अभी ये हम इसका सबका कोफैक्टर निकाल चुके हैं, देखिए A11 3 आ गया, A12 क्लियर है, देखिए यहाँ A12 निकाले हैं, इसका निकालेंगे तो 1 गुने 4 आ गया, माइनस में 3 कितना आ गया -1, फिर A13 निकाले हैं इसका 3 माइनस में 0, इस तरह से आपका ये आ गया। ठीक है, अब देखिए एडजॉइंट ए लिखेंगे तब बताए थे कि रो का निकालेंगे तो कॉलम में लिख लेंगे डायरेक्ट लिखने के लिए, तो क्या लिखेंगे, डायरेक्ट लिखना है तो क्या लिखेंगे, देखिए 3 माइनस 1 0 हो गया, और फिर देखिए यहाँ से तीसरा 1 1 1 आया है, फिर आ गया -3 0 1। ठीक है, ये हो गया एडजॉइंट ए। अब निकालना है हमें इनवर्स, इनवर्स निकालने के लिए ए का डिटर्मिनेंट आई इंटू एडजॉइंट ए। ठीक है, ये हो गया, फॉर्मूला जानते हैं, यहाँ एडजॉइंट ए निकाल चुके हैं, सारणिक ए भी निकाले हैं, कितना आया था 1 आया था, ताकि आप तो 1/1, ये जो एडजॉइंट निकाले हैं वो लिखेंगे 3 माइनस 1 0 1 1 1 जाएगा -3 0 1, इस तरह से। अब 1/1, यहाँ 1 के यहाँ पर बटा में कुछ रहता तक इसमें गुना किया था, लेकिन है तो ये 1 ही, तो 1 से तो गुना करने पर सेम हो जाएगा, 3 1 -3 -1 1 0 0 1 1, यही आपका निकल गया इनवर्स। अगर मान लीजिए यहाँ कोई अंक रहता तो सभी अभी अपने भाग दे दिया था, ये आपका इनवर्स निकल गया। इसके बाद हो सकता है इस चैप्टर का कुछ सवाल है जो हम अगले वीडियो में बना देंगे।